चैप्टर 25। अगले दिन आसमान में वही पवित्रता थी, वातावरण में वही शांति थी। गुब्बारा 500 फीट की ऊंचाई तक ऊपर उठा, लेकिन उसने पश्चिम की ओर अपनी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं किया था। हम खुले रेगिस्तान में हैं, डॉक्टर ने कहा। रेत के उस विशाल विस्तार को देखो, कैसा विचित्र दृश्य है। प्रकृति की कैसी अनोखी व्यवस्था है। एक ही स्थान पर वहाँ इतनी वनस्पतियों की प्रचुरता और यहाँ इतनी शुष्कता, और वो भी एक ही अक्षांश पर और एक ही सूर्य की किरणों के नीचे। कैनेडी ने जवाब दिया, क्यों मुझे बहुत ज्यादा चिंतित नहीं करता, कारण मुझे तथ्य से भी कम दिलचस्पी देता है। बात सच है, यही इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओह, थोड़ा दार्शनिक होना अच्छा है, डिक, इससे कोई नुकसान नहीं है। तो फिर, अगर आप चाहें तो, हम दार्शनिकता पर विचार करें। हमारे पास पर्याप्त समय है। हम मुश्किल से आगे बढ़ रहे हैं। हवा बहने से डरती है, वो सोती है। ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, जो ने कहा। मुझे लगता है कि मैं पूर्व में बादलों का एक समूह देख रहा हूँ। जो सही कह रहा है, डॉक्टर ने देखने के बाद कहा। अच्छा, कैनेडी ने कहा, अब हमारे लिए बादल, एक अच्छी बारिश और एक ताज़ा हवा जो इसे हमारे चेहरों पर मार देगी। ठीक है, हम देखेंगे, डिक, हम देखेंगे। लेकिन आज शुक्रवार है, गुरुजी, और मुझे शुक्रवार से डर लगता है। खैर, मुझे उम्मीद है कि आज ही आप उन धारणाओं से उबर जाएंगे। मुझे भी यही उम्मीद है, गुरुजी। वाह, उसने अपना चेहरा पोंछते हुए कहा, गर्मी अच्छी चीज़ है, खासकर सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में इसका ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए। क्या आपको हमारे गुब्बारे पर सूर्य की गर्मी के प्रभाव का डर नहीं है? कैनेडी ने डॉक्टर से पूछा। नहीं, गुट्टा पर्चा कोटिंग इससे भी ज़्यादा तापमान को झेल सकती है। मैंने अपने सर्पिल के साथ इसे कभी कभी 158 डिग्री तक के तापमान पर रखा है, और ऐसा लगता है कि आवरण को कोई नुकसान नहीं हुआ है। एक बादल, एक असली बादल, इस समय जो चिल्लाया, क्योंकि उसकी पैनी नज़र सभी चश्मों को मात दे रही थी। और वास्तव में वाष्प का एक मोटा समूह, जो अब काफी अलग था, क्षितिज के ऊपर धीरे धीरे उभरता हुआ देखा जा सकता था। ये बहुत गहरा लग रहा था, और जैसा कि यह था, फूला हुआ। ये वास्तव में छोटे बादलों का एक समूह था। बाद वाले ने हमेशा अपने मूल स्वरूप को बनाए रखा, और इस परिस्थिति से डॉक्टर ने निष्कर्ष निकाला कि उनके एकत्रित द्रव्यमान में हवा का कोई प्रवाह नहीं था। भाप का ये सघन पिंड सुबह करीब 8 बजे दिखाई दिया और 11 बजे तक ये सूर्य की डिस्क की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। फिर ये पूरी तरह से धुंधले पर्दे के पीछे गायब हो गया और बादलों की निचली पट्टी उसी क्षण क्षितिज रेखा से ऊपर उठ गई, जो फिर से दिन के उजाले की पूरी चमक में प्रकट हुई। ये सिर्फ एक अलग थलग बादल है, डॉक्टर ने टिप्पणी की। इस पर ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं होगा। देखो डिक, इसका आकार बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने इसे आज सुबह देखा था। तो फिर, डॉक्टर, कम से कम हमारे लिए तो न तो बारिश होगी और न ही हवा। मुझे ऐसा ही डर है। बादल बहुत ऊंचाई पर है। ठीक है, डॉक्टर, मान लीजिए कि हम इस बादल का पीछा करने चलें, क्योंकि यह हम पर टूट पड़ने से इनकार कर रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा करने से हमें ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। ये गैस की खपत होगी, और परिणामस्वरूप पानी की, जो कि किसी काम का नहीं होगा। लेकिन हमारी स्थिति में हमें कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए चलो चढ़ते हैं। और इसके साथ ही डॉक्टर ने सिलेंडर से आग की पूरी लपटें निकाली, और अचानक और तीव्र गर्मी के कारण हाइड्रोजन के फैलाव ने गुब्बारे को तेजी से ऊपर उठा दिया। जमीन से करीब 1500 फीट की ऊंचाई पर यह बादल के एक अपारदर्शी समूह से टकराया और उस ऊंचाई पर लटके घने कोहरे में प्रवेश किया, लेकिन इसे हवा का हल्का झोंका भी नहीं मिला। यह कोहरा नमी से भी रहित लग रहा था, और इसके संपर्क में आने वाली वस्तुएं शायद ही थोड़ी सी भी नम थीं। पूरी तरह से भाप में लिपटे गुब्बारे ने गति में थोड़ी वृद्धि की, शायद, और बस इतना ही। डॉक्टर को उदासी के साथ एहसास हुआ कि उसे अपने इस कार्य से कितनी तुच्छ सफलता मिली है, और वह पुनः गहन ध्यान में डूबने लगा, जब उसने जो को अत्यंत तीव्र आश्चर्य के स्वर में कहते सुना। आह, ये सब कितना सुंदर है। क्या बात है, जो? डॉक्टर, मिस्टर कैनेडी, यहाँ कुछ अजीब बात है।
तो वो क्या है? हम यहाँ अकेले नहीं हैं। यहाँ बदमाश हैं। उन्होंने हमारा आविष्कार चुरा लिया है। क्या वह पागल हो गया है? कैनेडी ने पूछा, जो वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल निश्चल, एकदम विस्मय की तस्वीर। क्या सचमुच तेज धूप ने इस बेचारे के दिमाग पर असर डाला होगा? डॉक्टर ने उसकी ओर मुड़ते हुए कहा, क्या आप मुझे बताएंगे? देखो, जो ने आकाश के एक हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा। सेंट जेम्स की कसम, कैनेडी ने आश्चर्य से कहा, क्यों, कौन इस पर विश्वास करेगा? देखो, देखो, डॉक्टर, मैं देख रहा हूँ। डॉक्टर ने बहुत धीरे से कहा, एक और गुब्बारा, और हमारे जैसे अन्य यात्री। और, निश्चित रूप से, उनसे लगभग 200 कदम की दूरी पर एक और गुब्बारा था, जो अपनी कार और अपने विमान यात्रियों के साथ हवा में तैर रहा था। ये विक्टोरिया के बिल्कुल उसी मार्ग पर चल रहा था। ठीक है, डॉक्टर ने कहा, हमारे पास संकेत देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। झंडा ले लो, कैनेडी, और उन्हें हमारे रंग दिखाओ। ऐसा प्रतीत होता था कि दूसरे गुब्बारे के पास बैठे यात्रियों के मन में भी ठीक यही विचार आया था, उसी क्षण, क्योंकि उसी प्रकार के झंडे ने ठीक उसी प्रकार की सलामी दोहराई थी, तथा हाथ भी ठीक उसी प्रकार चल रहे थे। इसका क्या मतलब है? कैनेडी ने पूछा। वे वानर हैं, जो ने कहा, हमारी नकल कर रहे हैं। इसका मतलब है, डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, ये तुम हो, डिक, जो अपने आप को ये संकेत दे रहे हो, या दूसरे शब्दों में, हम खुद को दूसरे गुब्बारे में देखते हैं, जो विक्टोरिया के अलावा और कुछ नहीं है। जहाँ तक उस बात का सवाल है, गुरुजी, आपके प्रति पूरे सम्मान के साथ, जो ने कहा, आप मुझे कभी इस बात पर विश्वास नहीं दिला पाएंगे। कार के किनारे पर चढ़ जाओ, जो, अपनी बाहें हिलाओ, और फिर तुम देखोगे। जो ने आज्ञा का पालन किया और उसके सभी हाव भाव तुरंत और बिल्कुल वैसे ही दोहराए गए। डॉक्टर ने कहा, ये केवल मृगतृष्णा का प्रभाव है, और कुछ नहीं, ये वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश के असमान अपवर्तन के कारण होने वाली एक साधारण प्रकाशीय घटना है, और बस इतना ही है। यह अद्भुत है, जो ने कहा, जो आत्मसमर्पण करने का मन नहीं बना सका, लेकिन अपने हाव भाव दोहराता रहा। क्या अजीब नज़ारा है। क्या आप जानते हैं, कैनेडी ने कहा, हमारे शानदार गुब्बारे को इस अंदाज में देखना वाकई एक खुशी की बात है। वो बहुत खूबसूरत है ना? और जब वो उड़ती है तो उसकी चाल कितनी शानदार होती है। आप इस मामले को जैसे चाहें समझा सकते हैं, जो ने आगे कहा, वैसे भी यह एक अजीब बात है। लेकिन कुछ ही देर में ये चित्र धुंधलाने लगा, बादल और ऊपर उठ गए, जिससे गुब्बारा छूट गया, और उसने उनका पीछा करने का कोई प्रयास नहीं किया, और लगभग 1 घंटे में वे खुले आकाश में गायब हो गए। हवा, जो मुश्किल से महसूस की जा रही थी, अब भी कम होती दिख रही थी, और डॉक्टर पूरी तरह से हताश होकर जमीन की ओर उतरा, और तीनों यात्री, जो अभी अभी घटना में वर्णित थे, कुछ क्षणों के लिए अपनी चिंताओं से विचलित हो गए थे, और चिलचिलाती गर्मी में तपते हुए, उदास ध्यान में डूब गए। लगभग 4 बजे, जो ने रेत की विशाल पृष्ठभूमि के विरुद्ध खड़ी किसी वस्तु को देखा, और जल्द ही वह निश्चित रूप से यह कहने में सक्षम हो गया कि वहां बहुत अधिक दूरी पर 2 ताड़ के पेड़ थे। ताड़ के पेड़, फर्गुसन ने आश्चर्य से कहा, तो फिर वहां एक झरना है, एक कुआं। उसने अपना गिलास उठाया और संतुष्ट हुआ कि जो कि नजरों में कोई गलती नहीं थी। आखिरकार, उसने बार बार कहा, पानी, पानी, और हम बच गए, क्योंकि अगर हम धीरे धीरे भी चलते हैं, तो भी हम चलते हैं, और हम अंततः पहुंच ही जाएंगे। अच्छा, गुरुजी, लेकिन क्या हम इस बीच एक घूंट पानी पी लें, क्योंकि हवा तो दमघोंटू है। तो फिर आओ, पीते हैं, मेरे बेटे। किसी ने भी मनाए जाने का इंतजार नहीं किया। एक पूरा पिंट वहीं गटक लिया गया, जिससे कुल बची हुई मात्रा घटकर 3.5 पिंट रह गई। आह, ये तो अच्छा है, जो ने कहा, क्या ये बढ़िया नहीं है? बाकले और परकिंस कभी भी उस बराबर की शराब नहीं बना पाए। डॉक्टर ने उपदेश देते हुए कहा, देखिए, कम भत्ते पर रखे जाने का क्या फायदा है? यह कोई बड़ी बात नहीं है, कैनेडी ने जवाब दिया, और अगर मुझे फिर कभी पानी पीने का सुख न मिले, तो मैं इस शर्त पर सहमत हो जाऊंगा कि मुझे इससे कभी वंचित नहीं किया जाएगा।
6 बजे गुब्बारा ताड़ के पेड़ों के ऊपर तैर रहा था। वे 2 मुरझाए हुए, बौने, सूखे हुए पेड़ थे, ताड़ के 2 भूत बिना पत्ते के और जीवित से ज्यादा मृत। फर्ग्यूसन ने उन्हें डर के मारे देखा। उनके पैरों के पास झरने के आधे घिसे हुए पत्थर दिखाई दे रहे थे, लेकिन सूरज की तपती गर्मी से चूर्ण हो चुके ये पत्थर अब कुछ और नहीं बल्कि अगोचर धूल लग रहे थे। नमी का जरा भी निशान नहीं था। डॉक्टर का दिल अंदर ही अंदर सिकुड़ रहा था और वह अपने साथियों को अपने विचार बताने ही वाला था जब उनके विस्मय ने उसका ध्यान खींचा। जहां तक नजर जाती थी, पूर्व की ओर सफेद हड्डियों की एक लंबी कतार फैली हुई थी। कंकालों के टुकड़े फव्वारे को घेरे हुए थे। स्पष्ट रूप से एक कारवां उस बिंदु तक पहुंच गया था जो अपने सफेद अवशेषों से अपनी प्रगति को चिन्हित कर रहा था। कमजोर लोग एक एक करके रेत पर गिर गए थे। मजबूत लोग आखिरकार उस झरने तक पहुंच गए थे जिसके लिए वे तड़प रहे थे। वहां उन्हें एक भयानक मौत मिली थी। हमारे यात्री एक दूसरे को देखकर पीले पड़ गए। कैनेडी ने कहा, हमें नीचे नहीं उतरना चाहिए, हमें इस विभत्स दृश्य से दूर भागना चाहिए। यहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं है। नहीं, देख, रात यहीं गुजारना ठीक रहेगा, जैसे कहीं और गुजारते हैं। हमें इस मामले में अपना विवेक साफ रखना चाहिए। हम कुएं की तह तक खुदाई करेंगे। यहाँ एक झरना है और शायद उसमें कुछ बचा हो। विक्टोरिया ने जमीन को छुआ, जो और कैनेडी ने अपने वजन के बराबर रेत कार में डाली और बाहर कूद पड़े। फिर वे जल्दी से कुएं की ओर बढ़े और सीढ़ियों से अंदर घुस गए, जहां अब सिर्फ धूल थी। ऐसा लग रहा था कि झरना सालों से सूखा पड़ा था। उन्होंने सूखी और भूरा भूरी रेत में खुदाई की, जो वाकई सबसे सूखी रेत थी। वहां नमी का एक भी निशान नहीं था। डॉक्टर ने उन्हें पसीने से लथपथ, थके हुए, महीन धूल से सने, थके हुए, हतोत्साहित और हताश होकर रेगिस्तान की सतह पर आते देखा। तब उसे एहसास हुआ कि उनकी खोज बेकार हो गई है। उसे इसकी उम्मीद भी थी और वह चुप रहा, क्योंकि उसे लगा कि अब से उसे तीनों के लिए पर्याप्त साहस और ऊर्जा मिलनी चाहिए। जो अपने साथ चमड़े की बोतल के कुछ टुकड़े लाया, जो समय के साथ कठोर और सींग जैसे हो गए थे, और गुस्से में उन्हें कारवां की सफ़ेद हो रही हड्डियों के बीच फेंक दिया। रात के खाने के समय हमारे यात्रियों ने एक शब्द भी नहीं बोला और उन्होंने बिना भूख के भी खाना खाया। फिर भी इस क्षण तक उन्हें प्यास की असली पीड़ा सहन नहीं हुई थी और वे भविष्य को छोड़कर किसी भी तरह से निराश नहीं थे।